दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपको मेरी हॉरर थ्रिलर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मिथोस को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे कैसे तीनों लड़कों को मकान मालिक ने फर्नीचर अपनी जगह से बदलने को मना किया था, लेकिन आकाश और ध्रुव ने फर्नीचर को अपनी जगह से बदल दिया। उसी दिन से इन तीनों के साथ अजीब घटनाओं की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी का पूरा भाग सुनना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस कहानी का पिछला भाग जाके सुन लीजिए, तभी आपको इस कहानी का अगला भाग सुनने में मजा आएगा। धन्यवाद। उस रात तीनों ने ही बैठक के कमरे से आती अजीब अजीब आवाजें सुनी थी। कोई अपने पैर घसीट कर चल रहा था। अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने इस पर अधिक नहीं सोचा। अगले दिन वर्किंग डे था, इसलिए वे इतने व्यस्त थे कि ये भी नहीं पूछा कि उतनी रात के उन तीनों में से कौन चहलकदमी कर रहा था। शाम को जागकर वह मुद्दा उठा था। डिनर टेबल पर चिराग ने कहा था, आकाश, ध्रुव, तुम दोनों में से कल रात कौन बेचैन था? बताओ। पक्का ध्रुव होगा, जो आधी रात को बैठक के कमरे में टहल रहा होगा। तुम्हारी तबीयत खराब थी क्या? और तुम बातें किससे कर रहे थे? खुद से? अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रहा होगा। मैं जानता था। हाँ। चिराग ने ध्रुव की ओर भौं चढ़ाकर और शरारत भरी मुस्कान के साथ देखा। नहीं। ध्रुव ने उन्हें क्रोध से देखा। मुझे लगा तुम दोनों कुछ बात करने बैठक के कमरे में गए होगे। मैं पूरी रात अपने बिस्तर पर था। अब तीनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तो फिर बैठक के कमरे में कौन था? उन सभी ने विचित्र आवाज़ों को भी सुना था। शायद कोई बाहर गया होगा। चिराग ने अपने दोस्तों की चिंता को कम करने के लिए कहा था। बाहर? गार्डन में? क्या आधी रात को कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था? उस केस में तो उन्होंने कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा। तीनों अपनी अपनी टॉर्च लाने भागे, गार्डन की बत्ती जलाई और अपराध की जांच करने वाली टीम की तरह तफ्तीश करने निकल गए थे। उन्हें कुछ नहीं मिला था। उसके अगले दिन से बिजली के सारे उपकरणों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। सुबह में केटल गर्म नहीं हुआ, सेलफोन चार्ज नहीं हो रहे थे। डिनर के समय बत्तियां टिमटिमाने लगी। डिनर के बाद फिल्म के किसी महत्वपूर्ण दृश्य के समय या उनके पसंदीदा टीवी शो के बीच में अचानक टीवी बंद हो जाता। कभी कभी सिर्फ उनके घर की बिजली चली जाती, जबकि पूरे आस पड़ोस के मकानों में बत्तियां जगमगाती रहती। फिर वह देखते कि कई सारे मेन स्विच ऑफ हैं। आखिर ये शरारत कौन कर रहा था? उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। उस शनिवार को 1 घंटे बाद इलेक्ट्रिशियन आया। एक एक कर उसने बिजली के सारे कनेक्शन चेक किए, मेन्स, मीटर, वायरिंग, अलग अलग प्लग पॉइंट। करीब 1 घंटे बाद उसने ऐलान किया, एक भी कनेक्शन में कहीं कुछ खराब नहीं है, कोई वायरिंग ढीली नहीं है। मैंने सारा चेक कर लिया, सारे पॉइंट ठीक काम कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको समस्याएं क्यों आ रही हैं। और फिर उसने चौड़ी मुस्कान के साथ अपना बिल पेश किया, पैसे लिए और चला गया। तीनों ने बाकी का पूरा दिन बाहर बिताने का फैसला किया। उन्होंने बिग चिल में लंच किया, पीवीआर में फिल्म देखी और घर देर शाम को लौटे। जैसे ही चिराग ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर आया, सीटिंग रूम की लाइट जलने बुझने लगी। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ये क्या है यार? तुम दोनों में से ये लाइट किसने जलती छोड़ी थी? और वो इलेक्ट्रिशियन गलत कह रहा था, घर में लूज कनेक्शन है। चिराग दोनों दोस्तों से जवाब लेने के लिए घूमा, लेकिन वे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। वह टीवी सेट को घूर रहे थे मानो कोई हॉरर फिल्म देख रहे हों। टीवी ऑन था। कल रात ही उन्होंने उसे बंद किया था। इसे किसने ऑन किया? उनके नहीं रहने पर घर में कौन आया था? चोर? क्या वे अभी भी अंदर है? तीनों एक दूसरे के करीब आ गए और फिर पूरे घर को शान मारा। एक एक कमरा, कुछ भी गायब नहीं था। आखिर में वे बैठक के कमरे में आए, टीवी सेट को बंद किया और सोफे पर बैठ गए। टीवी के पास कोई नहीं गया उस इलेक्ट्रिशियन के सिवाय। मुझे नहीं लगता उस इलेक्ट्रिशियन को काम आता भी है, चिराग ने चिढ़ते हुए कहा और कुशन पर झुक गया। और तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? हम डरे हुए नहीं हैं, ध्रुव ने आपत्ति और अपना चेहरा रुमाल से पोंछा। लूज वायरिंग से टीवी अपने आप कैसे चल सकता है? मुझे समझाओ। सही बात, आकाश ने तायोरी चढ़ाते हुए हामी भरी। टीवी चलाने के लिए रिमोट चाहिए कि नहीं? तो तुम्हें लगता है कि यहाँ भूत रहता है जो हमारे नहीं रहने पर टीवी देखता है? बकवास। चिराग गुस्से से उठा और किचन की ओर जाने लगा। मैं अपने लिए मसाला चीज सैंडविच बना रहा हूँ,
तुम दोनों खाना चाहोगे? आकाश ने और ध्रुव ने झट से एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल दिए। वह दिन काफी थकाने वाला था, इसलिए डिनर के बाद वे सीधे अपने कमरे में चले गए। तकिए पर सिर रखते ही ध्रुव बिना सपने वाली गहरी नींद में सो गया। आधी रात के लगभग वह अचानक उठ गया। क्या वह सपना देख रहा था? किसी ने उसका नाम पुकारा था। उसे यकीन था कि उसने किसी की आवाज सुनी है, किसी पुरुष की भारी आवाज। फिर कोई उसके बिस्तर पर धम से बैठा और उसने कहा, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सो रहे हो? मैं थक गया हूँ, मुझे भी आराम करना है। ध्रुव की नींद पूरी तरह खुल चुकी थी और वह हल्के अंधेरे में झांक रहा था। आसपास कोई नहीं था। उसका हाथ लैंप के स्विच की ओर बढ़ा। कमरा धुंधली रोशनी में ना उठा। ध्रुव ने कमरे की छानबीन करते हुए आसपास देखा। खाली दीवारें उसे घूर रही थी। उसे क्या लगा था? ये सपना था। फिर उसकी नजर वहां गई जहां उसे धम की आवाज सुनाई पड़ी थी। उसकी रजाई पर एकदम स्पष्ट दबी हुई जगह थी। धीरे धीरे उसने उस जगह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। आसपास की जगह की तुलना में वह काफी ठंडा था। उसने घड़ी देखी। 2 बजे के बाद का वक्त हो रहा था। अब तो मेरे सपने भी विचित्र होते जा रहे हैं। उसने इन ख्यालों को मन से निकाला और बत्ती बुझा दी, लेकिन दोबारा नींद आने में उसे काफी वक्त लग गया। कल रात तू कुश्ती लड़ रहा था क्या? थका थका दिख रहा है। लाल लाल सूजी आंखें और अस्त व्यस्त बाल लिए ध्रुव से किचन के अंदर घुसते ही आकाश ने पूछा। उसके दोनों दोस्त तैयार थे और अब वो नाश्ता भी कर रहे थे। नहीं यार, कल रात को अजीब सा सपना देखा, जैसे मेरे कमरे में कोई था। ठीक से सो नहीं पाया। उसने हैरानी जताई और फिर पूरी घटना को बताने के लिए बैठ गया। आकाश ने जोर से सीटी बजाई। ये तो बड़ा अजीब है। चिराग ने हंसी उड़ाई। तुम दोनों को हुआ क्या है? वह बस एक सपना था, ठीक है, कुछ भी डरावना नहीं। उसने कॉफी की बड़ी चुस्की ली। हम जल्दी निकल रहे हैं ध्रुव, क्लाइंट का फोन आया था। जाने से पहले सारे स्विच देख लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं घर लौटूं तो बत्तियां जलती बुझती नजर आएं। ओह, तुम दोनों जल्दी जा रहे हो? ध्रुव ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बिना अपने कमरे की ओर भागा। इससे पहले कि दूसरे अपना नाश्ता खत्म करें, वह एकदम तैयार होकर वापस आ चुका था। तुमने शेव नहीं किया? शावर भी नहीं लिया ध्रुव? गंदा बच्चा मत बन यार। मैं भूल गया था कि मेरी भी एक मीटिंग है सुबह सुबह। उसके दोस्त जानते थे कि वह झूठ बोल रहा है। उस दिन शाम को ध्रुव उन दोनों से पहले करीब 6 बजे घर पहुंच गया, लेकिन उसे अकेले घर में जाने का साहस नहीं हुआ। वह कॉफी पीने और समय गुजारने के लिए पास के बाजार में चला गया। बेवजह ग्रोसरी की। 1 घंटे बाद जब वह सामान से लदा घर पहुंचा तो उसके साथी अभी भी नहीं लौटे थे। घर में घूप अंधेरा था। वह गेट के बाहर दरवाजा खोलकर अकेले अंदर जाने के नफा नुकसान का हिसाब लगा रहा था। अचानक बैठक के कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। एक पल के लिए उसने किसी आदमी को खिड़की पर खड़ा साफ साफ देखा, जो उसे घूर रहा था। फिर बुझती लो की तरह वह गायब हो गया। ध्रुव कांप उठा। ये सपना नहीं था। उसने बेशक किसी को देखा था। क्या अंदर कोई है? क्या कोई चोरी चुपके घर में घुस गया है, या कोई भूत है जिसका संदेह उसे कितने दिनों से है? उन्हें इस घर को छोड़ना होगा। यहाँ रहना खतरनाक होता जा रहा था, लेकिन उसके दोस्त उस पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे। ये चिढ़ पैदा कर रहा था। आज की घटना के बारे में मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वैसे भी वे मेरा मजाक ही उड़ाएंगे, खासकर शास्त्री चिराग। वह घर से थोड़ा और दूर चला गया और अपने साथियों के आने का इंतजार करने लगा। 8 बजे आकाश और चिराग जब लौटे तो ध्रुव बाहर ही खड़ा था। ध्रुव, तुम हमारे इंतजार में बाहर क्यों खड़ा है? जैसे बच्चा मम्मी के आने का इंतजार कर रहा हो। चिराग ने ताना मारा। आकाश खिलखिलाकर हंसने लगा और दरवाजा खोला। ध्रुव उनके पीछे पीछे अंदर आया। झटपट कपड़े बदलने के बाद उन्होंने सैंडविच बनाया, बियर की बोतलें खोली और बैठक के कमरे में चले गए। यहाँ काफी गर्मी और घुटन है, आकाश ने कहा और एक खिड़की खोल दी। उन्होंने चिराग के डाउनलोड्स में से कोई फिल्म देखने का फैसला किया। काफी बहस के बाद वह साई-फाई फिल्म स्टारशिप ट्रूपर्स देखने पर सहमत हुए। लड़ाई का एक दृश्य था जिसमें सैनिक विचित्र कीड़ों से लड़ रहे थे। स्क्रीन की नीली रोशनी कमरे में भरी थी, जिसके साथ भय का रंग भी घुल गया था। आकाश साइड टेबल से बियर उठाने के लिए मुड़ा तो उसकी नजर खुली खिड़की की ओर गई। वहां कुछ मंडरा रहा था, कुछ काला सा, एक साया जो हिल रहा था, फड़फड़ा रहा था। फिर धीरे धीरे वह कमरे में दाखिल हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। भयभीत होकर वह उसे पास आते देखता रहा। सुनो, तुम्हें ये चीज दिख रही है? क्या है ये?
उसने हाथों से उसे दूर भगाने की कोशिश करते हुए फुसफुसाकर कहा, कौन सी चीज? चिराग चिढ़ते हुए उसकी ओर मुड़ा। अचानक उस परछाई ने रास्ता बदला और टीवी की ओर भागा। आकाश की आंखें उसका पीछा कर रही थी। वो टीवी पर फ्रेम में लगी तस्वीर से टकराया। कांच फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फ्रेम के साथ ही वह तस्वीर हवा में उड़ गई। चिराग के सिर से कुछ ही इंच दूर और दीवार से टकराकर फर्श पर गिर गई। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। डर से घबराकर उन्होंने उस तस्वीर को पिछले साल गोवा की ट्रिप पर क्लिक किया था, जिसमें तीनों साथ थे। तुमने कुछ देखा? ध्रुव ने बड़बड़ाया। कांच पहले टूट गया, ये कैसे हो सकता है? और फिर फ्रेम ऐसे उड़ा जैसे किसी ने उसे उछाल दिया हो। आकाश ने संभल कर कहा। उसकी आंखों में खौफ था। चिराग खामोश था। उसे मालूम था कि वह बाल बाल बचा है। उसने टीवी बंद कर दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। मैं समझ गया कि क्या हुआ। ये टीवी से निकलने वाली एनर्जी के कारण हुआ था। फिर तो हर घर में चीजों को इधर उधर उछलते रहना चाहिए जिन घरों में टीवी है। ध्रुव ने आंखें नचाते हुए कहा, तुमने असली चीज नहीं देखी चिराग। वह काला साया जो बाहर से मंडराता हुआ आया, उस खुली खिड़की से मैंने उसे अंदर आते देखा और फिर उसे फ्रेम से टकराते भी देखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में क्या चल रहा है। आकाश ने अपने हाथों को कसकर दबाते हुए कहा। दोस्तों, आप सुन रहे थे काली दीवारें, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। इस कहानी का अगला भाग आपको जल्द सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।